को पहले फुलफिल करना पड़ेगा। उन पिरामिड्स के बारे में हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हो चुकी है। दूसरी तरफ पुलिस श्रद्धा के सिर की तलाश कर रही है। श्रद्धा का सिर मिल गया तो फेस रिकंस्ट्रक्शन और स्कल सुपर इम्पोजिशन से ये वो साबित कर सकती है कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है। इस बीच मेहरौली के जंगल से पुलिस को जबड़े का हिस्सा मिला है। दिल्ली पुलिस ने जबड़े को जांच के लिए भेजा है। इसके साथ ही उसकी एक टीम जो मुंबई में है उसने डेंटल सर्जन से संपर्क किया है। दरअसल जो जबड़ा मिला है उसके दांत में कैप लगा है। आमतौर पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांतों में कैप लगाया जाता है। श्रद्धा ने मुंबई में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था और उसके दांत में भी कैप लगा था। इस वजह से ही पुलिस ने मुंबई के उस डेंटल सर्जन से संपर्क किया है जिसने श्रद्धा का रूट कैनाल किया था। पुलिस ने उस डेंटल सर्जन से श्रद्धा के दांत का एक्सरे मांगा है क्योंकि एक्सरे के बिना रूट कैनाल नहीं होता। उस एक्सरे से ये साफ हो जाएगा कि जबड़े के किस दांत का रूट कैनाल किया गया था और अगर वो दिल्ली में मिले जबड़े से मैच कर गया तो पुलिस का केस आसान हो सकता है। फिर फॉरेंसिक जांच और डीएनए जांच से ये साबित किया जा सकेगा कि वो जबड़ा श्रद्धा का ही था। पुलिस ने अब तक हड्डियों के कई टुकड़े उन जगहों से बरामद किए हैं जिनकी निशानदेही अवतार ने की है। उन सभी टुकड़ों को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है। उन सभी की जांच की जा रही है। दिल्ली से श्रेया के साथ अमित ओझा और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में पुलिस श्रद्धा मर्डर केस में उलझी हुई है, मगर एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जोरदार युद्ध चल रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विरुद्ध वीडियो वॉर छेड़ रखा है। इस बार बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जिस व्यक्ति से थेरेपी ले रहे थे वो नाबालिग के रेप का आरोपी। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, जबकि आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी का डर बता रही है। आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे? उनका नारा है बदनाम किया है बदनाम करेंगे। राजनीति बदलने आए थे ना आपको, पूरा तिहाड़ जेल कंप्रोमाइज कर दिया। जेल में मंत्री के मसाज वाले जिस वीडियो पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, सत्येंद्र जैन के मसाज को वीवीआईपी सुविधा बताया। जेल में ऐसी सुविधा पर सवाल उठाया। 2 दिन पहले आए उसी वीडियो पर अब विवाद और गहरा गया है क्योंकि मसाज करने वाले का अपराध वाला चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी ने वीडियो के इस किरदार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सत्येंद्र जैन के कथित फिजियोथेरेपिस्ट को नाबालिग से रेप का आरोपी बताया है। ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सत्येंद्र जैन की, चंपी कर रहा है, ये एक अभियुक्त है एक संगीन जघन्य अपराध के मामले में। पॉक्सो एक्ट धारा 6 पॉक्सो एक्ट की 376 इंडियन पीनल कोड का और तमाम और धाराएं हैं जिसका मुकदमा इस पे चल रहा है। आरोपों के मुताबिक जैन को मसाज देने वाले का नाम रिंकू है। उस पर नाबालिग के रेप का आरोप है। उस पर पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत केस दर्ज है। तो जिस मसाज को थेरेपी बताकर आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन का बचाव किया, मंत्री की बीमारी का हवाला देकर वीडियो को शर्मनाक बता दिया, अब मसाज करने वाले पर सवाल उठा तो आम आदमी पार्टी ने इसे साजिश बताया। बीजेपी के मन में आम आदमी पार्टी का डर बताया। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है, मसला ये है कि 4 तारीख को भाजपा का दिल्ली में ट्रीटमेंट करने जा रही है दिल्ली की जनता, इसलिए परेशानी है। अरे तिहाड़ जेल में हो रहा है उसको भी देखेंगे, स्टिंग ऑपरेशन भी देखेंगे, सारा चीज देखेंगे, लेकिन 15 साल का हिसाब लेंगे। 4 तारीख को हिसाब किताब होगा। भारतीय जनता पार्टी को भाग नहीं पाएगी, भाजपा जवाब देना पड़ेगा। हालांकि इस दावे और खुलासे के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर करारा वार कर रही है। 2 दिन पहले सत्येंद्र जैन का बचाव करने वाले मनीष सिसोदिया पर भी निशाना साध रही है। एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया। तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो। जो प्रश्न जनता चीख चीख के पूछ रही थी, ये जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4
बाहर लोग क्या कर रहे हैं? मसाज चंपी क्यों चल रहा है? क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं? क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है? इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। सत्येंद्र जैन के वीडियो को लेकर पहले ही दिल्ली की सियासत गरमाई हुई थी। अब मसाज करने वाले पर खुलासे के बाद राजनीति बढ़ गई है। एमसीडी चुनाव के दौर में पुलिस को कुछ ऐसा अंदेशा हुआ, पूछताछ में कुछ ऐसी चीजें पुलिस के सामने आई, जिसके बाद पुलिस इस कूड़े के ढेर तक पहुंचती है, यहाँ पर तलाशी लेती है, इस कूड़ा आगे कहाँ फेंका जाता है, वहां तक इस पूरी चेन को पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ इस फेंसिंग वाले इलाके में भी पुलिस की टीम पहुंचती है और यहाँ भी छानबीन करती है। दरअसल पुलिस को इस बात का अंदेशा हो रहा है पिछले 10 दिनों की जांच के बाद कि अमीन पूनावाला लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है, और अब इसीलिए पुलिस साइंटिफिक एविडेंस की तरफ इस मामले में आगे बढ़ रही है। आफ्ताब गुनाह कबूल करे न करे, लेकिन दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड के सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ने में दिन रात एक किए हुए है, जिससे हत्यारे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अरविंद ओझा और श्रेया के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। आफ्ताब से अब तक की पूछताछ में यह सामने आया है कि वो लगातार अपने बयानों से पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी अंदेशा होता है कि वो पुलिस को गुमराह कर उलझाने की कोशिश कर रहा है। नजर हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा दूसरा सवाल है आफ्ताब के कबूलनामे के क्या मायने हैं। अगर वो वाकई जज के सामने एक वाले जुर्म कर रहा है तो इससे पुलिस का काम आसान हुआ है, या अब भी वो गुमराह कर रहा है। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एडवोकेट कपिल साखला का। अक्यूज्ड की होती है उसका कोई भी मान्य नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उससे कोई रिकवरी हो, तो वो स्टेटमेंट कुछ भी बोलते रहे। दूसरी बात है, अगर उसके बयान जैसे रेत हवा में हिल रही होती है वैसे हिले जा रहे हैं तो उस स्टेटमेंट का कोई मान्य नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो कन्फेशन में आए। तो उसकी कोई भी स्टेटमेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि इन्वेस्टिगेशन को क्या वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है या नहीं, और अगर करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बेल और उसके ट्रायल में ये चीज उसके खिलाफ ली जाएगी। दूसरी चीज, जैसे कि आपने सही कहा कि पहले उसने कहा कि मैंने नशे की हालत में करा, तब आपके चैनल पे मैंने ये बताया था कि नशे की हालत में तब माना जाता है अगर उसको किसी और ने नशा दिया या वो ऐसे एडिक्टेड हो कि उस मोमेंट में उसको नहीं पता। यहाँ पे दोनों केसेस ऐसे नहीं थे। नशा करके अगर किसी को मार दिया और बोले कि मैंने नशा करा तो वो कोई बाय लॉ कोई ऐसा नहीं है कि उसको सजा माफ हो जाएगी। दूसरी चीज, हीट ऑफ द मूवमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है। हीट ऑफ द मूवमेंट ये होता है आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने उसे धक्का दे दिया, वो मर गया तो समझ आता है, या कुछ ऐसी चीज कर दी। मगर अगर आपने कुछ ऐसी चीज करी हीट ऑफ द मूवमेंट में भी जिससे आपको पता है कि उसकी डेथ हो सकती है, तो ये फिर डिफेंस आपके फेवर में नहीं आ सकता। ये पहली बात। आफ्ताब का गुनाह साबित करने के लिए पुलिस को चाहिए पुख्ता सबूत, और ये सबूत जुटाने के लिए पुलिस जमीन आसमान एक किए हुए है। जंगलों की खाक छान रही है, तालाब को खंगाल रही है। मैदानगढ़ी का तालाब पुलिस की जांच का अहम केंद्र बना हुआ है। और अब नजर हमारे तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है मैदानगढ़ी तालाब में पुलिस को क्या सबूत मिले। गोताखोरों की मदद से पुलिस को तालाब से एक हड्डी मिली है। शुरुआती जांच में ये हाथ की हड्डी लग रही है। इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे। महरौली से 4 किलोमीटर दूर, ठीक 4 किलोमीटर दूर मैदानगढ़ी का एक तालाब है। तस्वीरों के जरिए गिरीश बताइए कि किस तरह से ये मैदानगढ़ी का तालाब है, और यही आशंका जताई जा रही है कि इसी तालाब में आफ्ताब ने श्रद्धा का कटा हुआ सिर यहाँ पर फेंका था। आज ही यहाँ पर पुलिस की टीम आई थी, और चूंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि पहले पूरे तालाब को खाली करवाया जाएगा, लेकिन तालाब को खाली नहीं करवाया गया। गोताखोरों की टीमें इसमें भेजी गई। तस्वीरों के जरिए बताना चाहेंगे कि तालाब देखिए कितना बड़ा और फैला हुआ तालाब है। इसी तालाब में उसने श्रद्धा का सिर फेंका था, और जो सिर का निचला हिस्सा यानी कि जो जबड़ा है वो पुलिस को बरामद हुआ है, और इसी तालाब से जो है 3 हड्डियां भी मिली है। अब जांच का विषय ये है कि जब डीएनए टेस्ट होगा तब वो 3 हड्डियां, जबड़ा और वो हड्डियां, वो शरीर के टुकड़े जो पुलिस को वहां पर यानी महरौली के जंगलों में मिले हैं, क्या वही वाकई में तीनों के डीएनए टेस्ट के बाद यदि वो सिमिलर है, यदि वो समान है, यानी कि यही साबित होगा कि श्रद्धा के शरीर के ही टुकड़े हैं। श्रद्धा मर्डर केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस कई राज्यों में छानबीन कर रही है। उसे शिद्दत से तलाश है उस हथियार की जिसका इस्तेमाल लाश के टुकड़े करने के लिए किया गया। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने, और हमारा सवाल है
के हथियार के बारे में आफताब ने क्या जानकारी दी है। हथियार को लेकर भी अब कुछ नई बातें सामने आ गई हैं। पुलिस का कहना है कि आफताब ने 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। इन हथियारों को कहां फेंका गया, आफताब ने इस बारे में बताया है। आफताब ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसने 18 मई की रात गला दबाकर श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो 10 घंटे तक श्रद्धा के शव को काटता रहा और फिर उन टुकड़ों के साथ साथ उसने हथियारों को भी ठिकाने लगा दिया। अदालत में आफताब के गुनाह को साबित करने के लिए पुलिस को इन हथियारों को बरामद करना पड़ेगा। लिहाजा दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब आफताब से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने 3 अलग-अलग हथियारों के बारे में बताया। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के लिए एक इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उसने शव के टुकड़े करने के लिए एक ब्लेड और एक चॉपर का भी इस्तेमाल किया। आरी और ब्लेड से जहां लकड़ी या किसी दूसरी चीज के टुकड़े किए जा सकते हैं, वहीं चॉपर का इस्तेमाल खास तौर पर मीट काटने के लिए किया जाता है। इन हथियारों को खरीदने में भी उसने पूरी चालाकी बरती। आफताब ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक हार्डवेयर की दुकान से इन चीजों को खरीदा। किसी को शक न हो इसलिए उसने वहां से कील और 2 हथौड़ियां भी खरीदी थी। राजन जी एक बात बताएं कि आफताब आपके यहाँ सामान थे? जी मेरे यहाँ आया था। कब की बात है? यही जैसा वो कह रहा है कि भाई मई महीने में वो हमसे सामान खरीदने आया था, तो हम भी यही मान के चल रहे हैं कि मई। याद नहीं सर, बहुत पुरानी बात है। लेकिन कंफर्म है क्या है? सर ये बात मैं नहीं कह सकता, ये बात सामने वाला कह रहा है कि भाई वो आया था। उसने पुलिस वाले के सामने वेरीफाई किया है कि भाई मैं यहाँ आया था और यहाँ से ये सामान खरीद के लेके गया। पुलिस अब इन हथियारों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने जब आफताब से पूछा कि उसने तीनों हथियारों को कहां फेंका तो उसने 2 इलाकों का जिक्र किया। उसने बताया कि आरी और ब्लेड को उसने गुरुग्राम की DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका। वहीं चॉपर को मेहरौली की 100 फुटा रोड पर एक कूड़ेदान में फेंक दिया। जहां पर लोग कूड़ा फेंकते हैं और यहाँ से कूड़ा उठाया जाता है, रोड की आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, उसने कहा कि कुछ चीजें जो हथियार है यहाँ पर भी फेंक दिया। कभी गुड़गांव की बात आती है, कभी यहाँ की बात आती है। गुड़गांव की जब बात सामने आई थी तो दिल्ली पुलिस की टीम मेटल डिटेक्टर के साथ 19 नवंबर को पहुंची। पहले 18 नवंबर को पुलिस पहुंची थी, फिर 19 नवंबर को पुलिस पहुंची। मेटल डिटेक्टर लेके पहुंची कि अगर आ रही होगी तो झाड़ियों में से खोजने में पुलिस को आसानी होगी। लेकिन 19 नवंबर को पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिला। पुलिस को ये भी पता चला है कि आफताब लाश के टुकड़ों का हिसाब किताब रखता था और उसने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए रफ साइड प्लान भी बना रखा था। आफताब से मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस गुरुग्राम में खोजबीन कर चुकी है, जहां से उसे कुछ सबूत भी मिले हैं। पुलिस ने उन सबूतों की जांच के लिए उसे CFSL भेज दिया है। पुलिस को ये भी पता चला है कि आफताब आरी को फेंकने के लिए कैब से गुरुग्राम आया था। आफताब आमतौर पर मेट्रो से ऑफिस जाता था, लेकिन जिस दिन वो अपने बैग में हथियार डालकर उसे फेंकने गया, उस दिन उसने कैब बुक की थी ताकि मेट्रो के स्कैनर से बच सके। उस कैब से वो गुरुग्राम के DLF फेज 2 और 3 के जंगलों तक गया था। पुलिस कैब ड्राइवर की मदद से वहां तक जाने और सबूतों को बरामद करने की कोशिश में जुट गई है। इधर श्रद्धा हत्याकांड की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस से जांच की जानकारी लेने के लिए आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा साउथ DCP ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों से इस पूरे मामले की प्रगति की जानकारी ली। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली गुड न्यूज टुडे। सबूतों को तलाश रही पुलिस को अब तक की खोज में कई हड्डियां मिली हैं। कल पुलिस को जबड़ा मिला था जिसकी जांच जारी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आफताब के घर की जांच FSL के साथ CFSL ने भी की है। CFSL को जांच में अहम सुराग मिले हैं। नजर हमारे 5वें सवाल पर और हमारा सवाल है, श्रद्धा मर्डर केस में मिली हड्डियों की जांच
कहां पहुंची। आपको बता दें कि पुलिस को जो जबड़ा मिला है वो अहम सबूत साबित हो सकता है। दिल्ली पुलिस मुंबई के एक डेंटल सर्जन के संपर्क में है जिसने श्रद्धा का रूट कैनाल किया था। जंगल से लेकर तालाब तक दिल्ली पुलिस श्रद्धा का सिर तलाश रही थी। इस बीच पुलिस को जबड़े का एक हिस्सा मिला। दिल्ली पुलिस को अंदेशा है कि यह जबड़ा श्रद्धा का हो सकता है, लिहाजा जबड़े को जांच के लिए भेजा है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने मुंबई में श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रही अपनी टीम को डेंटल सर्जन से संपर्क करने की बात कही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जबड़े का जो हिस्सा बरामद किया है उसके एक दांत में कैप लगा है। आमतौर पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांतों में कैप लगाया जाता है। श्रद्धा ने मुंबई में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था और ट्रीटमेंट के बाद उसके दांत में भी कैप लगा था। इस वजह से ही पुलिस ने मुंबई के उस डेंटल सर्जन से संपर्क किया है जिसने श्रद्धा का रूट कैनाल किया था। पुलिस ने डेंटल सर्जन से श्रद्धा के दांत का एक्सरे मांगा है क्योंकि एक्सरे के बिना रूट कैनाल नहीं होता है। एक्चुअली में एक जॉ मिला है और उसमें ही उन्हें कंफर्म करना है कि जॉ विक्टिम का हो सकता है नहीं हो सकता। तो जस्ट दे केम फॉर द सेकंड ओपिनियन। उसका एक जॉ था उनके पास लाइक दिस, उसमें 2 दांतों पे कैप लगी हुई आरसीटी हो रखी है। वो ट्रीटमेंट उसका मुंबई में हुआ है किसी डेंटिस्ट के द्वारा। तो एग्जैक्टली हमें तब पता लगेगा उसका है या नहीं है। हमें एक बार उसके एक्सरेज मिल जाए, एक्सरेज में क्लियर हो जाएगी उस दांत का आरसीटी हुआ है या किसी और दांत। एक्सरे से ये साफ हो सकेगा कि जबड़े के किस दांत का रूट कैनाल किया गया था और अगर वो दिल्ली में मिले जबड़े से मैच कर गया तो पुलिस का केस आसान हो सकता है। फिर फॉरेंसिक जांच और डीएनए जांच से ये साबित किया जा सकेगा कि वो जबड़ा श्रद्धा का ही था। एक जबड़े सहित पुलिस ने कुछ 17 बॉडी पार्ट्स बरामद किए हैं, लेकिन इसमें अभी कई और अड़चने हैं। सबसे पहले तो जो बॉडी पार्ट्स बरामद हुए अब ये पता करना होगा कि ये इंसान के हैं कि जानवर के हैं। इसके बाद पुलिस ये पता लगाएगी कि जो हड्डी अगर इंसान के हैं तो वो मेल या फीमेल के हैं। इसके बाद जांच आगे बढ़ेगी कि उसकी एज कितनी है, फिर उसके बाद डीएनए कराया जाएगा। श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को बड़ा सबूत हाथ लगा है। आफ्ताब के बाथरूम में खून के ट्रेस मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने एफएसएल के अलावा सीएफएसएल से क्राइम सीन की जांच कराई थी। फॉरेंसिक जांच में आफ्ताब के बाथरूम में खून मिलने की पुष्टि हुई है। आफ्ताब के बाथरूम की टाइल्स से खून के निशान मिले हैं। इससे पहले एफएसएल को रसोई से भी कुछ खून के धब्बे मिले थे। पुलिस ने एफएसएल की जांच के अलावा ज्यादा तकनीक से लैस सीएफएसएल से भी सबूत जुटवाए थे। हालांकि अभी सीएफएसएल की रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते लगेंगे। एफएसएल जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को करेगी, वहीं सीएफएसएल जो है इस पूरे मामले में जो एनालिसिस है, हड्डियों का एनालिसिस है वो करेगी। अगर कहीं कनेक्शन मिल जाता है, यानी कि आरोपी ने मारा उस घर में, जो ब्लड स्टेन्स उठाए एफएसएल ने वो मैच कर जाते हैं जो मृतका है उससे, वहां से लिटाते हुए फुटेज मिल गई है सीसीटीवी। उसके बाद जो जंगलों से हड्डियां मिली है, इसके अलावा कई और जगहों पर मिली है, वहां से अगर कनेक्ट हुआ था कि वो श्रद्धा की शरीर के टुकड़े, तो नेचुरली इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आएगा। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल कई एंगल्स पर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऑब्वियसली एफएसएल दिल्ली के अलावा अब इस मामले में सीएफएसएल सीबीआई का भी रोल आ गया है। पुलिस ने अब तक हड्डियों के कई टुकड़े उन जगहों से बरामद किए हैं जिनकी निशानदेही आफ्ताब ने की है। उन सभी टुकड़ों को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है। उन सभी की जांच की जा रही है। प्रिलिमिनरी स्टेज पर है ये मैटर और अभी तो जो कलेक्शन हुआ है, कलेक्शन के बाद यहाँ पे लैब में एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट रिवील कर सकते हैं। लेकिन अब भी दिल्ली पुलिस के सामने श्रद्धा के सिर को बरामद करना बहुत बड़ी चुनौती है। श्रद्धा का सिर मिल गया तो फेस रिकंस्ट्रक्शन और स्कल सुपर इम्पोजिशन से पुलिस ये साबित कर पाएगी कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट में पुलिस के लिए आफ्ताब के कबूलनामे को साबित करना मुश्किल हो जाएगा। हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। ये केस इतना पेचीदा है कि इसे साबित करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस सबसे बड़ा सहारा है। पुलिस को यह भी सुनिश्चित करना है कि जो बातें आफ्ताब पूछताछ में बता रहा है वो कितनी सच है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल पॉलीग्राफ टेस्ट से खुलेगा श्रद्धा के कत्ल का राज। आफ्ताब के सच झूठ का पता लगाने के लिए पुलिस पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट का सहारा ले रही है ताकि उसकी बताई बातों का मिलान हो सके। इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा।
आफ्ताब के पॉलीग्राफिक टेस्ट में बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। ऐसे में क्या क्या सवाल उससे पूछे जाएंगे, इस पर जरूर मंथन किया जा रहा है। करीब 50 से ज्यादा सवाल उससे पूछे जाने हैं, लेकिन सवालों को पूछने का जो पैटर्न होता है उसको समझिए। जो पहला सवाल होगा उसको 11वें सवाल के रूप में दोबारा से पूछा जाएगा। 11वें सवाल को 21वें सवाल के रूप में पूछा जाएगा और 21वें सवाल को दोबारा से 31वें सवाल के रूप में पूछा जाएगा। तो ये पैटर्न होता है कि जब भी पॉलीग्राफिक टेस्ट में लगता है कि अपराधी झूठ बोल रहा है, ऐसे में उस सवाल को बार बार रिपीट किया जाता है। साथ साथ नार्को टेस्ट में पॉलीग्राफिक टेस्ट के ही सवालों को ले जाने की अनुमति होती है या फिर सोच होती है, क्योंकि जहां जहां लगता है एफएसएल को कि इन सवालों के जवाब जो है वो अपराधी ने संतुष्ट करने वाले नहीं दिए हैं, उन्हीं सवालों के जवाब जो हैं वो नार्को टेस्ट में पूछने की सोच होती है। लेकिन हाँ, जहां तक पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात है तो पॉलीग्राफ टेस्ट में स्पष्ट तौर पे आप ये समझिए कि ये टेस्ट जो है वो करीब 1.5 दिन तक चलने वाला है। अगर ये आज शुरू होता है तो आज 4 से 5 घंटे और कल जो है करीब 12 घंटे तक ये जो टेस्ट है वो होने की संभावना है। श्रद्धा आफ्ताब के साथ अपने संबंधों को लेकर इतना आगे जा चुकी थी कि वो आफ्ताब से अलग जाने की कई बार कोशिश कर चुकी थी। सूत्रों की माने तो श्रद्धा का आफ्ताब से 3 बार ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन हर बार वो उसे मनाने में कामयाब हो जाता। सवाल अब हमारा आपके सामने है, हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये कि क्या श्रद्धा ने आफ्ताब की हरकतों के बारे में करीबियों को बताया था? श्रद्धा ने अपनी परेशानी के बारे में एक टीवी आर्टिस्ट को भी बताया। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कह रहे हैं टीवी कलाकार इमरान नजीर और फ्लोरा सैनी। बातें करते करते सडन उसने मुझसे बोला कि डू हैव एनी डॉक्टर्स नंबर जो कि ड्रग्स का कुछ ऐसा करे। मैं सर्च किया, मैंने बोला डॉक्टर तो मेरी लिस्ट में कोई है नहीं। बोला कोई ऐसा रिहैब सेंटर, मैंने चेक किया वो भी मुझे नहीं मिला। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला कि एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ड्रग एडिक्ट है, मुझे मारता पीटता है, अब्यूज़ करता है मुझे जब वो नशे करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इस चीज़ों से बाहर निकालूँ। वो इंसान चेंज नहीं होंगे जो इतने टाइम से इतनी मार आप खाए हैं, इतने झगड़े हुए हैं, समझाया है पर वो चेंज नहीं हुए, तो वो चेंज आगे भी नहीं होंगे। प्लीज़ अपनी लाइफ की वैल्यू कीजिए, अपने प्यार की इज्जत कीजिए, क्योंकि यू नो द लव दैट यू हैव टू गिव। कोई तो है, एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छे मर्द इस दुनिया में हैं जो शायद इतना दिल रखते हैं या इतना प्यार रखते हैं, वो भी किसी अच्छे इंसान को ढूंढ रहे हैं, पर हम एक फालतू इंसान पे इतना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और हमारा भी प्यार खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की बात सुने, अपने पेरेंट्स से कभी कट ऑफ ना हो, अपने दोस्तों से, इवन आप लिव इन में है तो एक सोशल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी है, और कभी भी वायलेंस हो चुप ना बैठें, एक कंप्लेंट तो ज़रूर करें। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात 7 सवालों के साथ। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए फैक्ट चेक।